नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर के पास राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन राष्ट्र को समर्पित किया। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की छवि बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक 180 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और महाराष्ट्र में 1 संसदीय और 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। सरकार ने जल क्षेत्र में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन वित्त वर्ष 2021-22 में 8.1% की दर से ब्याज देगा। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं के प्रथम सत्र की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। हैमिल्टन में महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने वेस्टइंडीज को 155 रन से हराया। बेंगलुरु में श्रीलंका के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत पहली पारी में 252 रन बनाए। और जर्मन ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला विक्टर एक्सेलसन से। समाचार संध्या में मुनीश शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में गुजरात के सबसे बड़े वार्षिक खेल आयोजन खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। राज्य स्तरीय सबसे बड़ा खेल कार्यक्रम पहली बार 2010 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शुरू किया था। श्री मोदी ने गुजरात खेल नीति 2022-27 का डिजिटल अनावरण भी किया। नई नीति का उद्देश्य गुजरात को देश का खेल केंद्र बनाना है। खेल महाकुंभ 2022 के इस 11वें संस्करण में इस राज्य स्तरीय खेल आयोजन के लिए 47 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है। इस खेल महाकुंभ के दौरान राज्य भर में 500 से अधिक स्थानों पर विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि 2010 में उनके द्वारा बोया गया बीज आज एक बड़ा पेड़ बन गया है। श्री मोदी ने कहा कि 2010 में प्रतिभागियों की संख्या जहां 13 लाख थी, वो बढ़कर 2022 में 55 लाख हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां जुटे युवाओं में जो उत्साह और जोश दिख रहा है, वो संकेत इस बात का है कि खेलों का ये महाकुंभ भी युवाओं का महाकुंभ है। कोरोना के कारण 2 साल तक खेल महाकुंभ पर ब्रेक लगा रहा, लेकिन भूपेंद्र भाई ने जिस भव्यता के साथ इस आयोजन को शुरू किया है, उसने युवा खिलाड़ियों को नए जोश से भर दिया है। मुझे याद है 12 साल पहले 2010 में गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते उस कार्यकाल में खेल महाकुंभ की शुरुआत की थी। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक जीते थे। उन्होंने याद दिलाया कि इसी तरह का प्रदर्शन करते हुए हमारे पैरा ओलंपियन स्टार्स ने भी 19 मेडल जीते। श्री मोदी ने कहा कि ये सिर्फ एक शुरुआत है और हम भविष्य में अन्य बड़े देशों के साथ मजबूत दावेदार होंगे। एक समय था जब खेल जगत में भारत की पहचान केवल 1-2 खेलों के भरोसे टिकी थी। इस वजह से खेलों से जुड़े
संसाधन बढ़ाने, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने पर जितनी प्राथमिकता देनी चाहिए थी वो एक प्रकार से रुक गया था। इतना ही नहीं, जैसे राजनीति में भाई भतीजावाद घुस गया है, खेल जगत में भी खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता की कमी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर थी। उस भंवर से निकालकर भारत के युवा आज आसमान छू रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नए भवन का आज लोकार्पण किया। विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा विश्वविद्यालय के शुभारंभ से पुलिस सुधारों की शुरुआत हो गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए मानवीय दृष्टिकोण के साथ वैज्ञानिक शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। संख्या बल से ज्यादा ट्रेन मैन पावर जो हर चीजों को संभाल सके, जो टेक्नोलॉजी को भी जानता हो, जो ह्यूमन साइकी भी जानता हो, जो यंग जनरेशन है उसके साथ डायलॉग करने के तौर तरीके जानता हो। कभी कभार बड़े बड़े आंदोलन होते हैं तो उन लीडर्स के साथ डील करना होता है और नेगोशिएशन की कैपेसिटी चाहिए। अगर ट्रेन मैन पावर सुरक्षा के क्षेत्र में नहीं है तो अपना नेगोशिएशन की कैपेसिटी गंवा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना से देश की सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होगा। वेल ट्रेन्ड मैन पावर ये समय की मांग है और इसलिए रक्षा के क्षेत्र में 21वीं सदी की जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के अनुकूल हमारी व्यवस्थाएं भी विकसित हो और उन व्यवस्थाओं को संभालने वाले व्यक्तित्व का भी विकास हो। और उस संदर्भ में उस एक विजन को लेकर के ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ। श्री मोदी ने कहा कि वर्षों से लोगों के मन में पुलिस के प्रति गलत धारणा बन गई थी, जो अब बदल गई है। अब लोग जब किसी वर्दीधारी को देखते हैं तो वो उनसे मदद का भरोसा रखते हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने और पुलिस बलों को तनाव मुक्त रखने के लिए प्रशिक्षण समय की मांग है। सामान्य जो परसेप्शन बना हुआ है वो परसेप्शन खास करके पुलिस के संबंध में ये परसेप्शन ऐसा बना हुआ है कि भाई उनसे बच के रहो। यूनिफॉर्म में हमारे देश में सेना भी है, लेकिन सेना के लिए परसेप्शन क्या है, कहीं कोई संकट की घड़ी है और दूर से भी सेना दिखाई दे तो उसको लगता है कि अब तो कोई संकट नहीं है। और इसलिए भारत में ऐसे मैन पावर को सुरक्षा क्षेत्र में तैयार करके लाना बहुत जरूरी है जो सामान्य मानवी के मन में एक मित्रता की अनुभूति करे, एक विश्वास की अनुभूति करे। और इसलिए हमारी पूरे ट्रेनिंग मॉड्यूल को बदलने की बहुत आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय को मिलकर काम करना चाहिए ताकि बेहतर सुरक्षित वातावरण और सशक्त अपराध न्याय प्रणाली बनाने में मदद मिले। उन्होंने कहा कि गुजरात दुनिया का पहला राज्य है जहां राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय बाल विश्वविद्यालय हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व का संस्थान अब पूरे देश में अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रहा है। श्री शाह ने कहा कि श्री मोदी ने ही राज्य के पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने के लिए एक बड़ी पहल की थी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक लाभार्थियों को 180 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस विशाल अभियान में जन भागीदारी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि टीका लगवाने के बाद भी कोविड के उचित व्यवहार का पालन किया जाना चाहिए। इस बीच स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.71% हो गई है। कल 5,000 से अधिक लोग इस संक्रमण से मुक्त हुए और 3,000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। निर्वाचन आयोग ने आज पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और महाराष्ट्र में एक संसदीय और 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनावों की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में आसनसोल संसदीय सीट
और बालीगंज विधानसभा सीट और छत्तीसगढ़ में खैरागढ़, बिहार में बोचहां तथा महाराष्ट्र के कोल्हापुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इन सीटों के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख 24 मार्च होगी और 28 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 12 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं और 16 अप्रैल को मतगणना होगी। 5 राज्यों में चुनाव के बाद राजनीतिक गतिविधियों में और तेजी आ गई है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आज राज्यपाल पीएस श्रीधरन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार करते हुए श्री सावंत से अगली सरकार के गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का अनुरोध किया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने आज पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। 48 वर्षीय मान को कल शाम पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया था। शपथ ग्रहण समारोह 16 मार्च को भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कलां में आयोजित किया जाएगा। इस बीच पंजाब प्रदेश कांग्रेस में नेताओं के पार्टी विरोधी बयानबाजी का सिलसिला जारी है। पार्टी विधायक तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ने चुनाव में हार के लिए प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को जिम्मेदार ठहराया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि पार्टी की हार में अंदरूनी कलह और अनुशासनहीनता की बड़ी भूमिका रही है। सरकार सतत आर्थिक विकास को सशक्त बनाने तथा जल और जल शोधन उद्यम क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए देश भर में 100 स्टार्टअप चुनेगी। नई दिल्ली में इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज कार्यक्रम में आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मंत्रालय इसके माध्यम से स्टार्टअप का चयन करेगा। प्रत्येक स्टार्टअप को वित्त पोषण सहायता के साथ साथ परामर्श के रूप में 20 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। श्री पुरी ने स्टार्टअप की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और उन्हें सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुवाहाटी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की बैठक के बाद वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर घटाकर 8.1% करने की घोषणा की। इससे पहले संगठन के ट्रस्टियों की बैठक में ब्याज दर को 8.5% से घटाकर 8.1% करने का फैसला किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि बैठक के दौरान श्रमिकों की बीमारियों पर शोध के लिए केंद्र बनाने और विभिन्न अस्पताल परियोजनाओं पर चल रहे काम को आगे बढ़ाने पर भी मंजूरी दी गई। उन्होंने ईपीएफओ के उपभोक्ताओं के पेंशन संबंधी दावों के निपटान की क्षमता बढ़ाने के लिए ईएसआईसी में एक डैशबोर्ड विकसित करने की भी जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर भी उपलब्ध हैं। अब गांव-गांव और खेत-खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार-द्वार और हाथ-हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, पीएमएफबीवाई दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार संध्या में आपका एक बार फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर के पास राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन राष्ट्र को समर्पित किया। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की छवि को बदलने की आवश्यकता पर बल दिया।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अभी तक 180 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और महाराष्ट्र में एक संसदीय और 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। सरकार ने जल क्षेत्र में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया एक कार्यक्रम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन वित्त वर्ष 2021-22 में 8.1% की दर से ब्याज देगा। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं के प्रथम सत्र की बोर्ड परीक्षा के परिणाम किए घोषित। हैमिल्टन में महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने वेस्टइंडीज को 155 रन से हरा दिया है। बेंगलुरु में श्रीलंका के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत पहली पारी में 252 रन बना चुका है और जर्मन ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला विक्टर एक्सेल सेन से। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू होगा और 8 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सदन की 19 बैठकें होंगी। लोकसभा और राज्यसभा की बैठक सुबह 11 से लेकर शाम 6 बजे तक चलेगी। ये फैसला देश में कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए किया गया है। पहले चरण के दौरान कोविड महामारी की तीसरी लहर के कारण दोनों सदनों ने पारियों में काम किया था। बजट सत्र के दूसरे चरण में दोनों सदन अपने चैम्बर और दीर्घाओं का उपयोग जारी रखेंगे। इस बार राज्यसभा को कामकाज निपटाने के लिए 19 घंटे का अतिरिक्त समय मिलेगा। 1 महीने के अवकाश के बाद बजट सत्र फिर शुरू हो रहा है। इस अवधि में संसदीय स्थायी समितियों से संबद्ध विभाग ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों की समीक्षा की। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू सोमवार को सदन में राज्यसभा की 8 स्थायी समितियों के कामकाज का विवरण देंगे। एक रिपोर्ट। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों के पेश होने की संभावना है। इनमें वित्त विधेयक 2022, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक और ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 शामिल हैं। गौरतलब है कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन के साथ शुरू हुआ। संसद सत्र का पहला चरण 11 फरवरी तक चला और इस दौरान कुल 10 बैठकें हुई। पहले चरण के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के अलावा केंद्रीय बजट 2022-23 पर भी चर्चा हुई। सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्य उत्पादकता 101% से अधिक रही, जबकि लोकसभा में 121% उत्पादकता दर्ज की गई। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मणिपुर में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज हो रही है। राज्यपाल ने आज पूर्व शिक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता एस राजेंद्र सिंह को अस्थायी स्पीकर नियुक्त किया। वे कल राजभवन में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में शपथ लेंगे। नई सरकार को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता कल इम्फाल पहुंचेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा के प्रथम सत्र के परीक्षा परिणामों के बारे में स्कूलों को जानकारी दे दी है। बोर्ड ने आज बताया कि सिर्फ लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों की जानकारी दी गई है। आंतरिक मूल्यांकन और प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांक तो पहले से ही विद्यालयों के पास उपलब्ध हैं। बोर्ड ने एक परिपत्र में कहा कि पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं निर्धारित तिथियों पर आयोजित की गई थीं। इस परीक्षा में कोविड की वजह से जो छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में भाग नहीं ले पाए, उनकी उपलब्धियों का मूल्यांकन दूसरे सत्र में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। सीबीएसई ने कहा कि बोर्ड कोई अंक तालिका या पास होने का प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहा है। प्रमाण पत्र केवल दूसरे सत्र की परीक्षा के बाद जारी होंगे, जिनमें पहले और दूसरे सेमेस्टर के प्राप्त अंकों में समानता बनाते हुए ग्रेडिंग के आधार पर परिणाम तय किया जाएगा। बाद में अंतिम परिणाम की गणना होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के गोकुलपुर इलाके में भीषण आग की दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। दिल्ली सरकार दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। मृतक बच्चे के परिवार को 5 लाख और जिनके घर आग से नष्ट हो गए हैं उन्हें 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके की झोपड़ियों में आज तड़के भीषण आग से 13 वर्ष के एक बच्चे सहित 7 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 60 घर जल गए।
भारत और चीन के सैन्य कमांडरों की 15वें दौर की वार्ता चुशुल मोल्दो सीमावर्ती क्षेत्र में कल संपन्न हो गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्षों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़े मुद्दों पर पिछले दौर की वार्ता से आगे विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान भारत और चीन के सैन्य कमांडरों ने अपने देश की नीतियों के अनुसार दोनों पक्षों को स्वीकार्य समाधान के लिए व्यापक विचार विमर्श किया। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा क्षेत्र में शांति बनाए रखने और आपसी संबंधों में सुधार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। पश्चिमी सेक्टर में सुरक्षा और स्थायित्व पर भी दोनों देशों के सैन्य कमांडर सहमत हुए। सीमा संबंधी मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए सैन्य वार्ता के साथ साथ राजनयिक माध्यमों से भी संपर्क बनाए रखने पर सहमति बनी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत देश भर में कुपोषण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 100 से अधिक रैलियों का आयोजन किया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के 5000 से अधिक प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं ने विशेष सप्ताह के तहत इन रैलियों में भाग लिया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। Long live! Long live! Long live! 12 मार्च वो ऐतिहासिक दिन है जब महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत की थी। 1930 में 12 मार्च से 5 अप्रैल तक 24 दिन की इस पैदल यात्रा ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। दांडी मार्च 1920 के असहयोग आंदोलन के बाद ब्रिटिश राज के खिलाफ सर्वाधिक महत्वपूर्ण आंदोलन था। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ था। दांडी मार्च की पूर्व संध्या पर अहमदाबाद में बहुत ही उत्साह और जोश था। लोगों की भारी भीड़ साबरमती आश्रम के पास एकत्र थी और लोग पूरी रात वहां रुके रहे। गांधी जी ने 78 लोगों का समूह बनाया। पूरे भारत के लोगों का इस समूह में प्रतिनिधित्व था। गुजरात से 31, महाराष्ट्र से 13 और संयुक्त प्रांत केरल, पंजाब और सिंध तथा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से एक प्रतिनिधि शामिल हुए। ये विविधता सामाजिक और भौगोलिक दोनों रूप से थी। दांडी मार्च सुबह 6:30 बजे शुरू हो गया। बड़ी संख्या में लोग फूलों और शुभकामनाओं के साथ मार्च पर जाने वालों का उत्साह बढ़ा रहे थे। रास्ते में यह मार्च अनेक गांवों में रुका जहां गांधी जी ने जन समुदाय को संबोधित किया। गांधी जी 5 अप्रैल को दांडी गांव पहुंचे। अगले दिन 6 अप्रैल को वे समुद्र की ओर बढ़े जहां से उन्होंने एक छोटे गड्ढे में पड़े प्राकृतिक नमक को उठाया। Man needs salt as he needs air and water. This salt comes from the Indian Ocean. Let every Indian claim it as his right. नमक उठाते ही गांधी जी ने कहा, इसके साथ मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूँ। मेरी सलाह है कि लोग हर जगह नमक का उत्पादन करें और गांववासियों से ऐसा ही करने को कहें। गांधी जी के इस आह्वान से देश के अन्य भागों में सविनय अवज्ञा के अनेक कार्यों का शुभारंभ हुआ। गांधी जी धरसाना नमक गोदाम की ओर बढ़े जहां उन्हें गिरफ्तार कर येरवड़ा जेल में डाल दिया गया। हालांकि स्वतंत्रता के लक्ष्य की तुरंत प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन नमक सत्याग्रह का व्यापक और दीर्घावधि प्रभाव पड़ा। विश्व के नेताओं ने भारत की स्वतंत्रता के विधि सम्मत दावे को समझा। यहां तक कि ब्रिटिश राज को भी समझ में आ गया कि भारत पर नियंत्रण अब पूरी तरह भारतवासियों की सहमति पर ही निर्भर है। आज के दिन हम महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण का भी स्मरण करते हैं।
कॉलेज के दिनों में यशवंत राव अनेक सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। वे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और केशव राव जेधे जैसे नेताओं से निकट से जुड़े थे। वे 1942 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में शामिल प्रतिनिधियों में से एक थे, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया था। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के आरोप में 2 वर्ष तक जेल की सजा सुनाई गई। 1944 में उन्हें रिहा किया गया। आजादी के बाद यशवंत राव चौहान अविभाजित बॉम्बे राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। जब 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र 2 नए राज्यों का गठन हुआ, तब वे नवगठित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाए गए। यशवंत राव चौहान ने केंद्र सरकार में अनेक महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के रूप में देश की सेवा की। वे जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक भारत के 5वें उप प्रधानमंत्री भी रहे। 25 नवंबर 1984 को दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से यशवंत राव चौहान का निधन हो गया। इस महान नेता को आकाशवाणी समाचार की भावभीनी श्रद्धांजलि। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कल योग महोत्सव का आयोजन कर रहा है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य योग के विभिन्न आयामों और उसकी उपयोगिता का व्यापक प्रचार और प्रसार करना है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने वेस्टइंडीज को 155 रन से हरा दिया है। भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट पर 317 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 162 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर ने शतकीय पारी खेली। स्मृति मंधाना ने 119 गेंद में 123 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। झूलन गोस्वामी 40 विकेट के साथ विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट बटोरने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। बेंगलुरु में श्रीलंका के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में 252 रन बनाए। श्रीलंका ने ताजा समाचार मिलने तक पहली पारी में 5 विकेट पर 50 रन बना लिए हैं। श्रेयस अय्यर ने 92 और ऋषभ पंत ने 39 रन की पारी खेली। 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में भारत एक मैच जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। दिन रात का ये मुकाबला चिन्नास्वामी स्टेडियम में गुलाबी गेंद से खेला जा रहा है। जर्मन ओपन बैडमिंटन में लक्ष्य सेन का सेमीफाइनल में सामना डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन से होगा। कल क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन ने एचएस प्रणय को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। विक्टर एक्सेलसेन ने किदाम्बी श्रीकांत को हराया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर के पास राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन राष्ट्र को समर्पित किया। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की छवि बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक 180 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और महाराष्ट्र में 1 संसदीय और 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। सरकार ने जल क्षेत्र में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन वित्त वर्ष 2021-22 में 8.1% की दर से ब्याज देगा। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं के प्रथम सत्र की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। हैमिल्टन में महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने वेस्टइंडीज को 155 रन से हराया। बेंगलुरु में श्रीलंका के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत पहली पारी में 252 रन बनाए। और जर्मन ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला विक्टर एक्सेलसेन से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।